चलो बेटा, कैसे हो प्रिंस छवि? एक जो नया बच्चा है, क्या नाम लिखा बच्चे ने? वीवो 1901। बेटा आपकी बार जो वीवो 1901 जो है उसमें स्टूडेंट नाम मांगे तो आपका नाम लिखना है बेटा स्टूडेंट नेम में, ठीक है? छविकांत। अरे आवाज बेटा माइक की नहीं है, कहीं और से आ रही होगी, ठीक है? क्लास स्टार्ट होने से पहले आवाज आ रही थी। हाँ, और सब बढ़िया। आवाज बेटा घर वालों की आ रही होगी, पीछे मम्मी पापा की। मम्मी पापा झगड़ा कर रहे होंगे शायद, उनकी आवाज आ रही थी। सर ने तो अब बोलना स्टार्ट किया है, अब आ रही है ना? छवि प्रिंस, अब आवाज आ रही नहीं आ रही? छवि प्रिंस, यस सर, हाँ ये आवाज सर की है, वो आवाज मम्मी पापा की थी झगड़ा करते हुए, ठीक है? चलो बेटा स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो अपना जो लास्ट लेक्चर था, जो नया बच्चा बेटा खासकर उसके लिए मैं कहना चाहूंगा बेटा, हम जो 11th का जो फिजिकल का सबसे फर्स्ट चैप्टर आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, हम वो पढ़ रहे हैं। ओके, ऑलमोस्ट अपना मोर देन 50% चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो अपने कोचिंग का यूट्यूब चैनल है इनफाइनाइट एकेडमी सीकर, इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे लेक्चर्स अपलोड है बेटा। ओके, तो आपको एक काम करना है, सीकर आ जाओगे तो मैं वैसे एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप घर पे हो तो इनफाइनाइट एकेडमी सीकर नाम से यूट्यूब चैनल सर्च करके आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के जो लेक्चर्स अपलोड है वो जरूर देखने हैं। ओके, क्योंकि रनिंग क्लास चल रही है तो पीछे का जब तक आपको आइडिया नहीं होगा कि क्या क्या हमें पढ़ना है क्या करना है, तब तक आप समझ नहीं पाओगे। ओके, और बीच में कोई भी डाउट हो तो साइड में आप देखोगे स्क्रीन के बेटा नीचे की साइड में राइट साइड में एक चैट का ऑप्शन आपको मिलेगा, मोर के अंदर चैट का ऑप्शन है। चैट में आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसमें मैसेज टाइप कर सकते हो, जैसे प्रिंस और छवि जैसे बाकी बच्चों ने कर रखे हैं। ओके, चलो बेटा बात समझ में आ गई क्या? रिप्लाई करो, वीवो 1901, यस और नो, ठीक है ना? तो कोई भी डाउट है बेटा साइड में चैट का ऑप्शन है, उसमें आप मैसेज टाइप कर सकते हो। वैसे तो कंटिन्यू रनिंग चैप्टर है तो थोड़ा सा समझ में आए नहीं है वो अलग इश्यू है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे बेटा आपको पूरा समझ में आए। ओके, चलो ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो बात करते हैं बच्चों, देखो अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें अपन किसकी बात कर रहे थे? उसमें अपन बात कर रहे थे बेटा बोर मॉडल की। ओके, बोर मॉडल, बोर ने क्या बताया था, यानी एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए थे, वो अपन सीक्वेंस से डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले जैसे थॉमसन ने कहा था बच्चों, ओके थॉमसन ने कहा था क्या होता है, वही स्फेरिकल पार्टिकल है जिसके बीच में पॉजिटिव चार्ज डिफ्यूज होता है और बीच बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? ठीक है। फिर रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल सीधे पास होते हैं, किसी एंगल पर जाते हैं, जिस डायरेक्शन से आते हैं उसी डायरेक्शन में वापस ले जाते हैं। 10th की साइंस की बुक में देखा होगा, वो रदरफोर्ड मॉडल अपन ने डिस्कस किया। उसके बाद नंबर 3 पर अपन पढ़ रहे हैं बेटा बोर मॉडल। ओके, बोर मॉडल में क्या होता है, कैसे होता है, एक एक चीज अपन ने डिस्कस की थी। उसके बाद अपन बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल पोर्शंस के लिए अपन स्टार्ट किया था बेटा एप्लीकेशंस ऑफ बोर मॉडल, यानी बोर मॉडल की हेल्प से अपन क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट अपन ने कैलकुलेट किया था क्या, रेडियस ऑफ सेल और ऑर्बिट। बच्चा कहेगा सर सेल या ऑर्बिट क्या है? तो क्या होता है, जैसे एटम होता है उसका बीच का जो सेंट्रल पार्ट होता है बच्चों, उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करते हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन जहां रिवॉल्विंग करते हैं उनको क्या बोलते हैं, सेल या ऑर्बिट। क्लियर है बच्चों? तो मेरा मतलब सेल या ऑर्बिट का मतलब ये है। तो क्या कहेंगे, फर्स्ट एप्लीकेशन अपन ने क्या पढ़ी थी, रेडियस ऑफ सेल और ऑर्बिट है, सेल और ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी। ओके, तो जो फाइनली जो अपने बच्चों मैंने ब्लॉ किया था वो फॉर्मूला अपने डेराइव किया, तो आर एन इक्वल टू क्या था, आर एन इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई बाई एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रम। क्लियर? एंगस्ट्रम में वैल्यू आती है, मैंने क्या कहा 0.529। ये 2-3 फॉर्मूले अपने पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आए थे, मैं वापस लिख रहा हूं बच्चों। लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था आर एन, एन मतलब है जिस सेल की आप बात करें, फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, थर्ड सेल है, फोर्थ सेल है। सेल का मतलब मैंने बताया जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करता है। क्लियर है? ठीक है। आर मतलब रेडियस, जिस सेल की आप बात कर रहे हो उसकी रेडियस। तो रेडियस का कॉन्सेप्ट अपन ने क्या बनाया था, लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला बनाया था अपन ने 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रम, ये अपने पास रेडियस का फॉर्मूला आया था। क्लियर है? ठीक है बेटा। फिर अपन ने बात की थी सेकंड एप्लीकेशन अपन ने डिस्कस की थी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल और ऑर्बिट, यानी सेल और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करता हो तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है। ओके, इसका फॉर्मूला अपन ने क्या लिखा था, वी एन का मतलब क्या, वी फॉर वेलोसिटी, एन का मतलब जिस सेल में आप इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की बात कर रहे हो उसकी बात कर रहा है। क्लियर है? वी एन इक्वल टू क्या होगा बेटा, 2.18 मल्टीप्लाई बाई 10⁶ मल्टीप्लाई बाई जेड बाई एन मीटर पर सेकंड। किस यूनिट में वैल्यू आ रही है ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर है? ठीक है। फिर हमने फॉर्मूला डिराइव किया था बेटा एनर्जी का, ई एन मतलब क्या, अलग अलग सेल या ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है बच्चों। ओके,
तो फर्स्ट सेल की बात करोगे तो आप n की जगह 1 लिख दोगे, सेकंड सेल की बात करोगे तो n की जगह 2 लिख देंगे। क्लियर है? ये अपने पास फॉर्मूला कैसे आया था बच्चों? 13.6 मल्टीप्लाई बाय क्या था? z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यस और नो? और जैसे मैंने कहा था बच्चों, ये अपने पास एनर्जी किस में आती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। मैक्सिमम 99% क्वेश्चन अपन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही देगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पूछेगा। क्लियर है? बाय द वे रेयर केस में अगर हमें जूल, कैलोरी, अर्ग वगैरह में ऑप्शन दे रखा है तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अदर यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, बाकी सारे फॉर्मूले अपन को रटने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? फिर बच्चों बात की थी अपने दो अलग अलग सेल या ऑर्बिट के बीच में एनर्जी डिफरेंस, फोर्थ एप्लीकेशन अपन ने पढ़ी थी, याद है ना? ये तो अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन थी, ये सेकंड थी, ये थर्ड है और ये फोर्थ एप्लीकेशन है जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करी थी बेटा, याद है ना? ठीक है, दो अलग अलग सेल या ऑर्बिट के बीच में एनर्जी डिफरेंस था तो वो अपने क्या किया था? 13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर 1 बाई क्या किया था? n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये क्या था बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, n1 और n2 दो अलग अलग सेल की बात करा, जैसे फर्स्ट और सेकंड की बात करें, सेकंड और फोर्थ की बात करें, थर्ड और फिफ्थ की बात करें, कोई भी दो सेल या ऑर्बिट हो सकती है। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर चाहे मान लो सेकंड से 4 में हो या 4 से सेकंड में हो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक ही बात ध्यान रखनी है बच्चों, मैंने क्या कहा था? n2 ऑलवेज ग्रेटर देन n1। अरे जो ज्यादा वाली हायर वाली सेल होगी उसकी जगह क्या करना है? n2 की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है। जो लोअर वाली सेल होगी वो क्या करना है? उसकी वैल्यू n1 की जगह वैल्यू पुट करनी है। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? यहां तक अपन ने डिस्कस किया था। यस और नो? प्रिंस, छवि, अभिषेक, यहां तक बात समझ में आई थी ना बेटा? यस और नो? क्लियर है यहां तक? चलो बच्चों, तो ये तो अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, यहां तक थोड़ा सा कनेक्टिविटी के लिए मैंने बताया है लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या किया था और कैसे किया था। क्लियर? चलो बच्चों, अब अपनी जो फोर्थ एप्लीकेशन अपन डिस्कस कर रहे थे बेटा, एनर्जी डिफरेंट बिटवीन टू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, उसको आगे कंटिन्यू डिस्कस करते हैं बच्चों। ओके, कैसे? नंबर 4 वाली मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपने हेडिंग लिख रखी है, आपको हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। क्लियर है? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं डेल ई। डेल ई का मतलब क्या? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। क्लियर? दो अलग अलग सेल या ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस। आपने जो हेडिंग लिख रखी है बच्चों उसी के आगे कंटिन्यू अपन करेंगे। क्लियर है? ठीक है बेटा, देखो बच्चों, डेल ई की अगर अपन बात करें बच्चों, देखो कैसे करना, क्या करना समझना। आपको याद है जैसे एनर्जी का जो अपना मेन फॉर्मूला क्या आया था? ई एन इक्वल टू क्या था बच्चों? माइनस 13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यस और नो? क्लियर है बेटा? इधर ध्यान दो। अब बच्चों मैंने क्या कहा था? बोर ने जो अपना एक्सपेरिमेंट दिया था वो मेनली किसके बेसिस पे दिया था? हाइड्रोजन एटम के बेसिस पे दिया था। किसके बेसिस पे? हाइड्रोजन एटम के बेसिस पे। ये अपना किसी भी सेल या ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करने का अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, लेकिन ध्यान रखना बाकी अलग अलग एलिमेंट के लिए तो अगर हमें पूछे जैसे हेलियम बोल दे, लिथियम बोल दे, अलग अलग के लिए तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन वाला स्टैंडर्ड केस है तो उसकी वैल्यूज हमें डायरेक्टली ध्यान होनी चाहिए। ओके, आपको याद है मैंने एक बार कहा था हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट सेल की एनर्जी होती है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, सेकंड सेल की होती है माइनस 3.4, थर्ड की होती है माइनस 1.51, फोर्थ की होती है माइनस 0.85, फिफ्थ की होती है माइनस 0.54, सिक्स की होती है माइनस 0.38। यस और नो? ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैंने कहा था एनर्जी का फॉर्मूला जब हम डेराइव कर लेंगे तो मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा क्या होता है, कैसे होता है। क्लियर है? चलो बेटा बात करते हैं वन बाय वन। देखो बच्चों मैं क्या लिख रहा हूं? फॉर हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन एटम के लिए अगर मैं बात करूं बच्चों तो देखो क्या लिखेंगे? इफ n इक्वल टू 1, अगर n की वैल्यू 1 है, मैंने क्या कहा? अगर n की वैल्यू 1 है तो क्या करेंगे? फर्स्ट सेल की अगर अपन बात करें तो ये बताओ एनर्जी को क्या लिखूंगा? E1। यस और नो? अरे n की वैल्यू 1 है, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? फर्स्ट सेल की बात कर रहा है बेटा। क्लियर है? फर्स्ट सेल की बात कर रहा है तो E1 का मतलब क्या? फर्स्ट सेल की एनर्जी। क्लियर है? फर्स्ट सेल की एनर्जी, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो बेटा। ये जो अपन ने फॉर्मूला लिखा था माइनस 13.6, जेड कितना लूंगा हाइड्रोजन के लिए? अब कोई नया बच्चा वो सोचेगा सर जेड और एन क्या है? जेड है बेटा जिस एटम की आप बात कर रहे हो उसका एटॉमिक नंबर। जैसे पीरियडिक टेबल हम डिस्कस करते हैं तो क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यस और नो? सीक्वेंस से हम एटम को लिखते नहीं लिखते, वो होता है उनका एटॉमिक नंबर। क्लियर? इसका सिंबल होता है बेटा जेड। जिस एलिमेंट की बात करेंगे उसका वही एटॉमिक नंबर यानी जेड की वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर है? ठीक है। एन, एन का मतलब क्या? जिस सेल की आप बात कर रहे हो उस सेल का नंबर, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, नंबर ऑफ सेल की बात कर रहा है। क्लियर है? ठीक है बेटा, तो बात करेंगे अगर एन अगर फर्स्ट है, फर्स्ट सेल की बात करें तो एनर्जी को क्या लिखूंगा? E1। इसमें वैल्यू पुट करो माइनस 13.6, जेड की वैल्यू क्या? 1 स्क्वायर, एन की वैल्यू भी क्या लिखूंगा? 1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम।
यस और नो, क्लियर है। तो यहां से अगर कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो ये हमें पता 1 और 1 ही होगा, तो E1 की वैल्यू कितनी आएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ही आ जाएगी। यस और नो, मैं ब्लॉक कर रहा हूं बच्चों, ध्यान रखना स्टैंडर्ड केस है, मैं डायरेक्टली वैल्यू ध्यान होनी चाहिए, क्लियर है, ठीक है। और मैं क्या लिखूंगा, इफ है, इफ n इक्वल टू 2, n की वैल्यू 2 है, मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं, सेकंड सेल की, तो सेकंड सेल की एनर्जी क्या होगी, E2 होगी, क्लियर है। E2 होगी तो क्या लिखेंगे, -13.6 मल्टीप्लाई बाई जेड स्क्वायर, जेड की जगह क्या लिखूंगा 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो वही होता है बच्चों, 1 ही होता है, क्या करेंगे 1, और n की जगह क्या करूंगा 2। अरे सीधी सी बात है, कौन सी सेल की बात कर रहे हो, सेकंड की बात कर रहे हो, तो क्या होगा 2 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, क्लियर है, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना बेटा 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो -13.6 बाई 4 करोगे तो इसे सोल्व करने पर वैल्यू आती है बेटा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यस और नो, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, सेकंड सेल की एनर्जी आ गई, समझ में आ गया, क्लियर है बेटा, ठीक है। अब मैं बात करूं बच्चों क्या, इफ n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3, अब एक बात बताओ, सारी वैल्यूज बच्चों ये बताओ पूरा सोल्व करके बताने की जरूरत है क्या, यस और नो। अब मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख दूं, कर लोगे नहीं कर लोगे, यस और नो। बस आपको क्या करना है, -13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर की जगह क्या करना है बच्चों, अगर n की वैल्यू 3 है तो z की जगह तो 1 आएगा ही आएगा, क्योंकि सभी में हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं, क्लियर है। बाकी में क्या करेंगे, n की जगह 3 करेंगे तो क्या करेंगे, अपॉन में 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, वैसे करते जाना है, ओके बेटा, वेरी गुड। तो क्या करेंगे, n की वैल्यू अगर 3 है तो इसकी जो एनर्जी आती है यानी E3 हो जाएगी, वो आती है बेटा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, सोल्व करके देखोगे तो ये वैल्यू आएगी, क्लियर है बेटो, ठीक है। अरे यहां तक समझ में आ गया। और अगर अपन बात करें इफ n इक्वल टू 4 हो तो ये बताओ 4 सेल की एनर्जी को क्या बोलेंगे, E4, क्लियर है, ठीक है। अब कितनी आती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आती है, फोर्थ सेल की एनर्जी आती है, क्लियर है। अगर मैं ये लिखूं बेटा इफ n इक्वल टू 5 है, n इक्वल टू 5 तो एनर्जी क्या लिखूंगा E5 है, ये आती है बेटा -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये होगी हाइड्रोजन के लिए फिफ्थ सेल की एनर्जी। और अगर हम बात करें इफ n इक्वल टू 6 है तो इसको बोलेंगे E6, तो ये आती है बेटा -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये इसकी 6 सेल की एनर्जी आती है, क्लियर है, ठीक है बेटा। अब अगर मैं बात करूं इफ n इक्वल टू इनफाइनाइट, n इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब क्या बात कर रहा हूं बच्चों में, इनफाइनाइट सेल या ऑर्बिट की एनर्जी, क्लियर है। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो E इनफाइनाइट लिखूंगा -13.6 मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा, z की जगह 1 करूंगा और n की जगह क्या लिखूंगा, इनफाइनाइट का स्क्वायर, क्लियर है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये बताओ बच्चों अगर इनफाइनाइट का स्क्वायर करूं कितना आएगा, इनफाइनाइट, और इसको इनफाइनाइट से डिवाइड करूंगा कितना आएगा, अरे कितना आएगा, कितना आएगा 0, यस और नो, 0 आएगा बेटा। तो क्या करेंगे, ई इनफाइनाइट इक्वल टू कितना होता है बेटा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, समझ में आ गया। ये किसकी एनर्जी आती है, इनफाइनाइट सेल या ऑर्बिट की एनर्जी आती है। एक बात और देखो, कॉमन सी बात है, ध्यान रखना बेटा, कैसे एटम चाहे कोई सा भी हो अगर इनफाइनाइट सेल की बात करें तो एनर्जी 0 ही आएगी, क्यों, क्योंकि बच्चों देखो एटम अगर चेंज होगा तो डिफरेंस किस में आएगा, जेड में डिफरेंस आएगा, यस और नो। तो यहाँ अगर 2 का स्क्वायर करूं चाहे 3 का स्क्वायर करूं चाहे 4 का स्क्वायर करूं, अगर इनफाइनाइट सेल की बात कर रहे हो तो n की जगह क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, किसी भी वैल्यू को इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 0 ही आएगा, यस और नो। तो एटम चाहे हाइड्रोजन के अलावा और कोई सा भी हो अगर इनफाइनाइट सेल या ऑर्बिट की एनर्जी की बात करें तो देखते ही दिमाग में आना चाहिए उसकी एनर्जी कितनी होगी बेटा, 0 होगी, इनफाइनाइट सेल या ऑर्बिट की बात करें तो, समझ में आ गया, क्लियर है। चलो बेटा यहां तक नोट करो फटाफट।
चलिए बेटा यहां तक नोट, यस और नो। रेहान Vivo 1901 आपने कर लिया बेटा, यस और नो, कर लिए, ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो चलो बेटा, ये तो अपन ने बात की बच्चों। देखो हाइड्रोजन के जो अलग अलग सेल या ऑर्बिट होती है, ध्यान रखना पहली बात तो इनकी एनर्जी को मैंने ब्लॉक किया बच्चों। ये हाइड्रोजन अपना स्टैंडर्ड एग्जांपल है, एक बात खास कर ध्यान रखना। बाकी एटम की एनर्जी चाहे कैलकुलेट बच्चों आपको डायरेक्टली याद नहीं रखनी है, कोई टेंशन नहीं है। अगर किसी अदर एलिमेंट की पूछे, जैसे हीलियम, लिथियम, अदर किसी एलिमेंट की पूछे, आप क्या करना, एनर्जी वाले फॉर्मूले में Z और N की वैल्यू पुट करना और सोल्व कर लेना, क्लियर है। लेकिन हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड एग्जांपल है बच्चों, तो इसकी एनर्जी आपको डायरेक्टली ध्यान होनी चाहिए, सीक्वेंस है। कैसे, फर्स्ट की कितनी -13.6, सेकंड की कितनी -3.4, थर्ड की कितनी -1.51, फोर्थ की कितनी -0.85, फिफ्थ की कितनी बेटा -0.54, सिक्स की कितनी -0.38। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये सीक्वेंस ध्यान रखना बच्चों, ये कई जगह काम आएगा। क्यों, क्योंकि एग्जाम पेपर में हमारे पास बच्चों देखो इतना टाइम होता है, उसमें कुछ क्वेश्चंस तो देखते ही बच्चों टिक लगाने वाले होते हैं और कुछ क्वेश्चंस होते हैं टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो जो टाइम कंज्यूमिंग वाले थोड़ा टाइम लेते हैं, वो कम टाइम वाले क्वेश्चन में टाइम एडजस्ट हो जाता है बच्चों इनका, क्लियर है। यानी जो सीधे टिक लगाने वाले हैं उनमें अगर अपने 1 मिनट सोल्व करने में टाइम वेस्ट कर दिया, तो जो एक्चुअल में टाइम कंज्यूमिंग बेटा फिर उसमें क्या करोगे, समझ में आ गया। तो ये एग्जाम में टाइम बचाने के तरीके होते हैं बेटा, टैक्टिक्स होती है, ताकि पेपर अपना टाइम पे कंप्लीट हो सके, क्लियर है। चलो बेटा आगे बात करते हैं बच्चों। देखो अगर मैं एनर्जी डिफरेंस की बात करूं, जैसे मैं ये लिखूं E2 - E1, मैं क्या लिखूं बेटा E2 - E1। E2 - E1 का मतलब क्या है, सेकंड और फर्स्ट सेल की एनर्जी डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूं, क्लियर है। E2 - E1 का मतलब क्या है, सेकंड और फर्स्ट सेल की एनर्जी का डिफरेंस। हमें पता है, अभी हमने कैलकुलेट करके देखा है बेटा, सेकंड की एनर्जी कितनी होती है -3.4, यस और नो, क्लियर है, ठीक है बेटा। और फर्स्ट की कितनी होती है, सेकंड माइनस फर्स्ट, फर्स्ट की हमें पता है -3.6, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आएगा ही आएगा, यस और नो। अरे वैल्यू आती नहीं आती, आती है बच्चों। तो मैं क्या करूंगा, देखो -3.4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 13.6 इक्वल टू ये आता है बेटा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यानी सेकंड और फर्स्ट का एनर्जी डिफरेंस ये आता है बच्चों, क्लियर है, ठीक है। फिर मैं अगर लिखूं बेटा क्या, E3 - E2, बच्चा कहेगा सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हो। अभी एक मैं स्टेटमेंट बोलूंगा बच्चों, आपसे कई बार वो पूछा जा सकता है, ओके ध्यान रखना। E3 - E2, ये बताओ E3 थर्ड सेल की एनर्जी कितनी थी बेटा, -1.51, यस और नो, क्लियर है। ये माइनस तो ये वाला, और अब हमें पता है सेकंड की एनर्जी कितनी आती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, यस और नो। अरे आती नहीं आती, इसे अगर करेंगे तो क्या आएगा -1.51, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3.4 इक्वल टू ये आता है बेटा 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, यस और नो, क्लियर है, ठीक है। या फिर मैं ये करूं बेटा E4 - E3, E4 - E3 का मतलब क्या है, फोर्थ सेल की एनर्जी और थर्ड सेल की एनर्जी का एनर्जी डिफरेंस, ओके ठीक है। फोर्थ सेल की एनर्जी मेरे पास कितनी आती है बेटा -0.85, माइनस थर्ड की मेरे पास कितनी आती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, यस और नो। अरे आती नहीं आती है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे बच्चों, -0.85 माइनस माइनस प्लस हो गया 1.51, तो ये एनर्जी डिफरेंस मेरे पास कितना आता है 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, यस और नो, क्लियर है, ठीक है। या फिर मैं ऐसे करूं बच्चों क्या, E5 - E4, यानी कहने का मतलब क्या, फिफ्थ और फोर्थ का एनर्जी डिफरेंस मैं ले रहा हूं। तो फिफ्थ की एनर्जी मेरे पास कितनी आई है -0.54, और फोर्थ की कितनी है बेटा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, जो अभी मैंने कैलकुलेट करके दिखाई है, क्लियर है, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे -0.54 माइनस माइनस प्लस 0.85 इक्वल टू कितना आता है बच्चों 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, क्लियर है, ठीक है। मेरा बताने का पर्पज क्या था, एक तो जो मैं स्टेटमेंट बोलूंगा, या फिर आपको ऑप्शन देके सीधा ऑर्डर पूछे, कैसे, जैसे मैं ये लिख दूं E2 - E1, या फिर मैं ये लिख दूं E3 - E2, या फिर जैसे मैं ये लिख दूं E4 - E3, या फिर जैसे मैं ये लिख दूं बेटा E5 - E4। कहने का मतलब क्या है, सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस का ऑर्डर मैंने लिखा है, यस और नो। कहने का मतलब क्या, आपको डायरेक्टली ऑप्शन दे देगा E2 - E1, या फिर क्या दे देगा E3 - E2, या फिर E4 - E3, E5 - E4। ये बताओ
ये जो एनर्जी डिफरेंस मैंने लिखा है इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगा या इक्वल आएगा? ये जो मैंने लिखा है बेटा, ये ऑर्डर लिखना आपको, तो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग होगा या इक्वल होगा? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या इक्वल? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या इक्वल? इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा या इक्वल होगा? क्या होगा बेटा? डिक्रीजिंग होगा। बिल्कुल बेटा, देखो सेकंड और फर्स्ट का एनर्जी डिफरेंस कितना है? 10.2। सेकंड और थर्ड का एनर्जी डिफरेंस कितना है? 1.89। फोर्थ और थर्ड का एनर्जी डिफरेंस कितना है? 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फिफ्थ और फोर्थ का एनर्जी डिफरेंस कितना है? 0.31। यस और नो? इसका मतलब ये डिफरेंस क्या आता है बेटा? डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगा। यस और नो? ब्लॉक कर रहा हूं बच्चों, सीधा ऑप्शन मिलता है। क्लियर है? तो मेरा बच्चों देखो क्वेश्चन क्या है, या फिर मेरा स्टेटमेंट क्या सुनना है इस चीज को, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स। सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स मतलब क्या? अलग अलग सेल की बात कर रहा है। मैंने क्या कहा? द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव एनर्जी लेवल। सक्सेसिव बोला मतलब क्या? कंटिन्यूअसली। कैसे बेटा? फर्स्ट एंड सेकंड का डिफरेंस, फिर सेकंड थर्ड का डिफरेंस, थर्ड फोर्थ का डिफरेंस, फोर्थ और फिफ्थ का डिफरेंस। यस और नो? तो क्या कहूंगा? द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स इज डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एन। यस और नो? एन की वैल्यू इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होता है? सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या होता है? डिक्रीज होता जाता है। बच्चों समझ में आ गया? कैसे? एन की वैल्यू बच्चा कहेगा सर इंक्रीज कहां हो रही है? देखो यहां पर क्या बात कर रहा है? फर्स्ट और सेकंड की। क्लियर है? यहां पर क्या हो गया? सेकंड और थर्ड हो गया। यहां पर क्या हो गया? थर्ड और फोर्थ हो गया। यहां पर क्या हो गया? फोर्थ और फिफ्थ हो गया। यस और नो? तो एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही नहीं हो रही है? तो सक्सेसिव, सक्सेसिव बोला यानी फर्स्ट और सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, फोर्थ फिफ्थ। समझ में आ गया? तो क्या होगा? एन की वैल्यू इंक्रीज होने के साथ साथ जो सक्सेसिव, जो कंटिन्यूअसली एनर्जी लेवल्स होते हैं उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। यस और नो? बच्चा कहेगा सर कैसे डिक्रीज होगा? ऐसे डिक्रीज होगा। ये मैंने आपको वैल्यू कैलकुलेट करके बताई है। ठीक है? और ये बताने के लिए पहले मैंने अलग अलग सेल या ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करके बताई है आपको। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? ये ध्यान रखना। पहले मैंने हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट की कितनी होगी, सेकंड की कितनी होगी, थर्ड की कितनी होगी, फोर्थ की कितनी होगी, ये वैल्यूज आपको बताई है। उसके बाद इनका डिफरेंस करके बताया है। इस डिफरेंस के बेसिस पे आप बता सकते हो कि सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस एन की वैल्यू इंक्रीज होने पर एनर्जी डिफरेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। कैसे होगा? समझ में आ गया? क्लियर है? यहां तक को डाउट बेटा? यस और नो? नोट करो, नोट करो।
लिख नोट। चलो बेटा स्टेटमेंट लिख लो, इसके नीचे लिखो द एनर्जी डिफरेंस, द एनर्जी डिफरेंस, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स, the energy difference between two successive energy levels, the energy difference between two successive energy levels is decreases, the energy difference between two successive energy levels is decreases with increasing the value of n, the energy difference between two successive energy levels is decreases with increasing the value of n, the energy difference between two successive energy levels is decreases with increasing the value of n, n की वैल्यू इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होता है, तो सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता जाता है। यस और नो, और कैसे डिक्रीज होता है समझ में आ गया, क्लियर है। चलो बच्चों ये तो रिजल्ट हमने देखे किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। ओके अब मैं क्या लिख रहा हूं, फॉर एनी एटम, एनी एटम मतलब कोई सा भी एटम हो, चाहे हाइड्रोजन हो चाहे और कोई सा हो बच्चों, मैंने क्या लिखा है, फॉर एनी एटम, चाहे कोई सा भी हो, हाइड्रोजन हो चाहे कोई और दूसरा हो, क्लियर है। अगर मैं ये लिखूं बच्चों, ये बताओ E इनफाइनाइट माइनस E1, या फिर मैं लिखूं बेटा E इनफाइनाइट माइनस E2, या फिर मैं लिखूं बेटा E इनफाइनाइट माइनस E3, या फिर मैं लिखूं जैसे E इनफाइनाइट माइनस E4, ये आपको बताना है ऑर्डर इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ऑर्डर इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ऑर्डर इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ये बताओ। किसी भी एटम की बात करें, चाहे कोई सा भी एटम हो, ये बताओ इनफाइनाइट के रेस्पेक्ट में बात करूं तो ये क्या होगा, इक्वल होगा, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, कुछ तो आंसर दो। डिक्रीजिंग, इक्वल, प्रिंस, दो ने आंसर दे दिया, तुम्हारा आंसर। अभिषेक तुमने क्या बताया, डिक्रीजिंग, ठीक है बिल्कुल प्रिंस और अभिषेक का सही है। अरे छवि बेटा इक्वल कैसे होगा, अरे किसी भी एटम की बात करिए तुमने, तुम्हारे अकॉर्डिंग तो क्या होगा, इनफाइनाइट वाली तो जीरो होगी सभी के लिए, ठीक है, इसका मतलब इनफाइनाइट वाली वैल्यू तो सेम होगी। इक्वल तो कब होगा, जब इनफाइनाइट वाली तो सभी के लिए सेम है, अगर E1 E2 E3 इनकी वैल्यू भी सेम हो तब तो इक्वल आ जाएगा। अरे यस और नो, जैसे मान लो इनफाइनाइट वाली जीरो, बेटा ये तो फिक्स है, इनफाइनाइट वाली कितनी होगी एनर्जी, जीरो होगी। मैंने क्या कहा था, इनफाइनाइट सेल की बात करें, क्या कहा, अगर इनफाइनाइट सेल की बात करा तो क्या होगा बच्चों, चाहे कोई सा भी एटम हो, अगर इनफाइनाइट सेल या ऑर्बिट की बात करा तो कोई सा भी एटम हो, हमें पता है एन की वैल्यू अगर इनफाइनाइट हो तो एनर्जी कितनी आएगी, जीरो ही आएगी, क्लियर है। तो ई इनफाइनाइट तो नो डाउट जीरो हो गया। सपोज करो अलग अलग एटम के लिए E1 E2 E3 मान लो सभी के लिए 10 होता, तब तो 0 - 10 0 - 10 0 - 10 सभी के लिए इक्वल आता, यस और नो। लेकिन हमें पता है E1 E2 E3 E4 इनकी वैल्यू इक्वल होती है क्या, नहीं बेटा, बात समझ में आ गई क्या। हमें पता सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, अरे फर्स्ट की होती है, जो सबसे कम होगी उसका डिफरेंस भी क्या आएगा, ये तो सबसे मैक्सिमम है, अरे मैक्सिमम कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट वाली वैल्यू जीरो हो सकती है, यस और नो। तो मैक्सिमम में सबसे कम वाली घटाएंगे, माइनस करेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा, सबसे ज्यादा, समझ में आ गया, यस और नो। ये डिफरेंस क्या आएगा, सबसे ज्यादा, फिर इसका डिफरेंस, फिर इसका डिफरेंस, फिर इसका डिफरेंस, समझ में आ गया। हाइड्रोजन वाला केस सबसे बेस्ट है बेटा, कैसे आप देख सकते हो, इनफाइनाइट और फर्स्ट की एनर्जी कितनी होती है, -13.6, यस और नो। तो 0 - -13.6 यानी 0 + 13.6 यानी कितना आ गया, 13.6 का डिफरेंस, यस और नो। इसमें करेंगे 0 - -3.4 तो कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस 0 + 3.4 यानी 3.4 आ गया, यस और नो। इसमें करेंगे 0 - -1.51 तो कितना आ गया, 1.51 आ गया। इसमें क्या करेंगे 0 - -0.85 यानी कितना आ गया, 0.85 आ गया। सबसे ज्यादा डिफरेंस कौन सा आया, ये वाला आया, समझ में आ गया, क्लियर है। और हर एटम के रेस्पेक्ट में सेम यही बात होती है बच्चों, क्या एन की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो टोटल एनर्जी इंक्रीज होती जाती है, समझ में आ गया, क्लियर है। तो किसी भी एटम की बात करें ध्यान रखना, ये डिफरेंस क्या आएगा, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगा। अगर आप डिफरेंस देखोगे इनफाइनाइट सेल या ऑर्बिट के रेस्पेक्ट में तो क्या होगा बच्चों, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में डिफरेंस सबसे ज्यादा,
सेकंड के रेस्पेक्ट में उससे कम, थर्ड के रेस्पेक्ट में उससे कम, फोर्थ के रेस्पेक्ट में उससे कम। यानी कहने का मतलब क्या है, इनफाइनाइट सेल या ऑर्बिट के रेस्पेक्ट में बाकी जैसे जैसे एन इंक्रीज होता जाएगा तो भी क्या होगा, एनर्जी डिफरेंट डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर है? चलो ये ऑर्डर लिख लो बच्चों। चलिए चलिए क्या, चलो बेटा अब एक बात बताओ बच्चों, देखो बोर मॉडल के रेस्पेक्ट में अपन ने क्या कहा, इधर ध्यान दो अपने क्या कहा, एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम थ्योरी का यूज फर्स्ट टाइम बोर ने किया, यस और नो? अरे अपने बोला था नहीं बोला था कि एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम थ्योरी का यूज फर्स्ट टाइम किसने किया था, बोर ने किया था। क्लियर है? ठीक है। प्लैंक ने क्या कहा था, क्वांटम क्या होता है बेटा, एनर्जी बंडल होता है। क्लियर है? एनर्जी बंडल होता है। तो देखो बोर ने क्या कहा कि मान लो अलग अलग सेल या ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, सपोज करो जैसे मान लो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये अलग अलग सेल है। क्लियर है? मान लो फर्स्ट की एनर्जी है बेटा 10 किलो जूल, सेकंड की है 20 और थर्ड की है 30, सपोज करो समझने के लिए। ओके ठीक है। अब सपोज करो अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में है मतलब उसकी एनर्जी कितनी है, 10 है। क्लियर है? अगर मैं क्या करूं, इसे 10 किलो जूल एनर्जी का फोटोन दूं, मैंने क्या कहा 10 किलो जूल एनर्जी का फोटोन देने का मतलब क्या है, फोटोन इससे कोलिजन करेगा, टकराएगा और अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। यस और नो? अगर मैं 10 किलो जूल एनर्जी का फोटोन दूं तो ये बताओ इलेक्ट्रॉन के पास ऑलरेडी कितनी एनर्जी है, 10 तो है, और 10 मान लो 10 किलो जूल एनर्जी का फोटोन और आ रहा है तो ये क्या करेगा, ये अपनी एनर्जी किसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन को दे देगा। 10 तो खुद की थी, 10 का ये फोटोन आ रहा है तो 10 प्लस 10 कितना हो गया, 20। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। यस और नो? अब 10 किलो जूल एनर्जी का फोटोन फिर से दे रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फिलहाल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, 20 है। 10 किलो जूल एनर्जी का फोटोन और दूं तो 20 प्लस 10 कितनी हो जाएगी, 30। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा, थर्ड सेल में आ जाएगा। और एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन, ये बताओ बच्चों, लोअर से हायर ऑर्बिट में जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट। यस और नो? क्लियर है? तो मेरा स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्साइट बाय गिवन टू इट डेफिनिट एनर्जी फोटोन। यस और नो? अरे इलेक्ट्रॉन को अगर डेफिनिट एनर्जी का फोटोन दे, डेफिनिट एनर्जी मैंने इसलिए बोला है जितनी एनर्जी का फोटोन चाहिए उतनी एनर्जी अगर दे तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया जा सकता है। एक्साइट करने का मतलब है अपर सेल या ऑर्बिट में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड स्टेट में होना या एक्साइट होना। यस और नो? क्लियर है बेटा? चलो एक स्टेटमेंट लिखो, लिखो इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्साइट, लिखो इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्साइट, इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्साइट by given to it, electron can be excited by given to it definite energy photon, electron can be excited by given to it definite energy photon, electron can be excited by given to it definite energy photon। लिख लिए? यस और नो? यस और नो? चलो बेटा बोर्ड पे आओ बच्चों, देखो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन को डेफिनेट एनर्जी का फोटोन देकर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया जा सकता है। सर ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है या ऑर्बिट की? मैंने क्या कहा बेटा, एनर्जी तो लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन की होती है। क्लियर है? लेकिन जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जितनी एनर्जी होती है तो बोला जाता है वो उस ऑर्बिट की एनर्जी है। समझ में आ गया? मैंने क्या कहा, रिवॉल्विंग कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। रिवॉल्विंग क्यों करता है, उसके अंदर एनर्जी है। आ गया समझ में? एक्चुअल एनर्जी तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती तो इलेक्ट्रॉन की है, लेकिन जिस सेल में एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जितनी होती है तो बोला जाता है उस सेल की एनर्जी इतनी है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो क्या कहा, अपन ये बोलते हैं अलग अलग सेल या ऑर्बिट के रेस्पेक्ट में एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी डिफरेंट होगी नहीं होगी, तो जिस सेल में इलेक्ट्रॉन की जितनी एनर्जी होगी वो एनर्जी उस सेल की वही मानी जाती है। समझ में आ गया? क्लियर प्रिंस? यस और नो?
बात समझ में आ गई क्या? तो एक्चुअल एनर्जी तो होती किसकी है? इलेक्ट्रॉन की। क्लियर? जिस सेल में जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होती है तो ये बोला जाता है उस सेल की एनर्जी उतनी ही है। समझ में आ गया? ठीक है बेटा, यस और नो, यस और नो, फटाफट बोलो, आगे बढ़े प्रिंस, फटाफट। तो बेटा अपन ने क्या कहा? बेटा मैंने यही तो बोला है बावड़े, अभी मैंने क्या बोला, इधर ध्यान दो। मैंने क्या बोला? एनर्जी का एक्सचेंज करके सेल या ऑर्बिट में चेंज कर सकता है। मेरा कहने का मतलब क्या है बेटा? ठीक है, प्रैक्टिकली ये फिक्स है। जैसे न्यूक्लियस का, जैसे मान लो क्या होगा, अलग अलग सेल या ऑर्बिट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये है बेटा। तो ये बताओ, ये मान लो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स सभी के लिए क्या होगा? इक्वल होगा क्या? नहीं बच्चों, सभी अलग अलग सेल या ऑर्बिट का अट्रैक्शन न्यूक्लियस से क्या होगा? अलग अलग सेल या ऑर्बिट की डिस्टेंस अगर डिफरेंट होती है तो ये बताओ न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। समझ में आ गया? क्लियर है? तो देखो एक्चुअल में क्या माना जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन मान लो इस फर्स्ट सेल में है, तो फर्स्ट सेल के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन की भी बोली जाएगी। एक्चुअल में एनर्जी कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन की होती है, क्योंकि रिवॉल्विंग कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। यस और नो? अगर वो फर्स्ट सेल में रिवॉल्विंग करेगा या फिर फर्स्ट सेल में रिवॉल्विंग करते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मान लो 10 किलो जूल है, तो अपन बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 10 किलो जूल है, यहां पर रिवॉल्विंग करते हुए मतलब फर्स्ट सेल की एनर्जी वही है। समझ में आ गया? क्लियर है? अगर सेकंड में रिवॉल्विंग करते हुए सपोज करो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -20 किलो जूल है, तो अपन क्या बोलेंगे? सेकंड सेल में रिवॉल्विंग करते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी है, इसका मतलब सेकंड सेल की एनर्जी यही है। समझ में आ गया? क्लियर है? अगर थर्ड सेल में रिवॉल्विंग करते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी है, इसका मतलब थर्ड सेल में रिवॉल्विंग करते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये है, मतलब थर्ड सेल की एनर्जी भी यही है। समझ में आ गया? क्लियर है? अब क्या करेंगे, मैंने क्या कहा, फर्स्ट सेल से अगर मैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहता हूं, अगर यानी न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से फ्री करना चाहता हूं, तो देखो 10 किलो जूल तो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास है। अगर मैं प्लस 10 किलो जूल एनर्जी दे दूं तो नेट एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से फ्री हो जाएगा। समझ में आ गया? तो मैंने क्या कहा, एक्चुअल में एनर्जी तो होती है वो इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि रिवॉल्विंग कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है रिवॉल्विंग। एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन की होती है, लेकिन जिस सेल के रेस्पेक्ट में वो रिवॉल्विंग करता है तो उस सेल की रेस्पेक्ट की एनर्जी भी वही बोल दी जाती है, उस सेल की भी। समझ में आ गया? जो उस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की होती है। समझ में आ गया? क्लियर है? अरे सीधी सी बात है बेटा, अपना घर तो मम्मी पापा का होता है, ना कि हमारा। समझ में आ गया मेरा कहने का मतलब क्या है? घर किसका? वो मम्मी पापा का है, या फिर दादा दादी ने बनाया तो उनका है। हम उस घर में रहते हैं, घर हमारा थोड़ी है वो, हम तो बोलते हैं कि वो हमारा घर है। बात समझ में आ गई? मेरा कहने का मतलब क्या? बात वही है क्या? बस हम मम्मी पापा के साथ रहते हैं, जिस दिन उनके साथ रहना स्टार्ट कर देंगे अपन बोलेंगे क्या मेरा घर ये है? नो बेटा, कि मेरा घर दूसरा है। समझ में आ गया? मैं दूसरे घर में रहता हूं। बात वो एक्चुअल में ये है, मम्मी पापा ने बनाया घर तो घर तो उनका है, अपन तो वहां पर रहते हैं तो अपन बोल देते हैं उनके साथ ही अपन रहते हैं तो बोलते हैं हमारा घर वही है। क्लियर है? बात वही है, एनर्जी होती तो इलेक्ट्रॉन की है, लेकिन जिस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो उस सेल की एनर्जी भी वही बोल दी जाती है। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? यस और नो? यस और नो? यस और नो? अब ठीक है, चलो बेटा। तो ये ध्यान रखना, एक्चुअल में एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन की होगी, जिस सेल में प्रेजेंट होता है तो बोल दिया जाता है कि यहाँ पर एनर्जी इतनी है, फर्स्ट सेल की इतनी होगी, सेकंड की इतनी होगी, थर्ड की इतनी होगी। क्लियर है? चलो, मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर ये बोलते कि फर्स्ट सेल की एनर्जी इतनी है, सेकंड की इतनी है, थर्ड की इतनी है, तो अलग से बताने की जरूरत नहीं होती कि फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी एनर्जी इतनी होगी, सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी एनर्जी इतनी होगी। इनडायरेक्टली बोल दे फर्स्ट की एनर्जी इतनी है, सेकंड की इतनी है, इसका मतलब अगर फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी एनर्जी इतनी होगी। क्लियर है? सेकंड में इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी एनर्जी इतनी होगी। यस और नो? क्लियर है बेटा? चलो बच्चों, तो देखो अपन ने क्या कहा, ये मैंने अलग अलग सेल या ऑर्बिट लिखे हैं। कैसे? एन की वैल्यू 1 2 3 4, ये इनफाइनाइट। क्लियर है बच्चों? देखो हाइड्रोजन एटम के रेस्पेक्ट में बात करें तो हाइड्रोजन एटम के लिए हमें पता फर्स्ट सेल की एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यस और नो? अरे स्क्रीन पे आ रहा है ना, बाउंड्री के बाहर तो नहीं गए ना? नहीं बेटा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सेकंड की कितनी होती है बेटा? -3.4। थर्ड की कितनी होती है? -1.51। फोर्थ की कितनी होती है? -0.85। और फिफ्थ की कितनी होती है? लास्ट इनफाइनाइट की कितनी होती है? 0। ये मैंने अलग अलग सेल या ऑर्बिट की एनर्जी बनाई है। क्लियर है? लिखिए बच्चों। अब देखो बच्चों, फर्स्ट और सेकंड का जो एनर्जी डिफरेंस होता है, क्या कहा? फर्स्ट और सेकंड का ये होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है?
फर्स्ट और थर्ड का जो डिफरेंस होता है ये होता है बेटा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट का फोर्थ के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंस होता है वो होता है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फर्स्ट का जो इनफाइनाइट के साथ एनर्जी डिफरेंस होता है वो होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, बात समझ में आई क्या? क्लियर है? मैंने क्या किया है, फर्स्ट सेल का अलग अलग सेल या ऑर्बिट के रेस्पेक्ट में मैंने एनर्जी डिफरेंस लिखा है। ओके, अभी मेरा स्टेटमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन को अगर डेफिनिट एनर्जी का फोटोन दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया जा सकता है। क्या बोला है? इलेक्ट्रॉन को अगर डेफिनिट एनर्जी का फोटोन दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? एक्साइट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बेटा समझना, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में है, कुछ नहीं बोले तो इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में है? फर्स्ट सेल में। तो ये बताओ फर्स्ट सेल में है तो इसकी एनर्जी कितनी है? -13.6 जो फर्स्ट सेल की होती है। क्लियर है? ठीक है, अगर मैं 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन में दे दूं तो ये बताओ इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? अरे -3.4 होगी या नहीं होगी? -3.4 होगी तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? सेकंड में आ जाएगा। यस और नो? क्लियर है? ठीक है, अगर मैं 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन दूं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? अरे थर्ड के बराबर होगी नहीं होगी? तो फर्स्ट से कहाँ आ जाएगा बच्चों? थर्ड में आ जाएगा। यस और नो? अगर मैं सीधा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन दे दूं तो ये बताओ बेटा फर्स्ट से सीधा किस में चला जाएगा? फोर्थ में चला जाएगा। एक्साइट होगा या नहीं होगा? होगा बेटा। क्लियर है? अगर मैं डायरेक्टली 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन दे दूं तो डायरेक्टली किस में चला जाएगा? अरे इनफाइनाइट सेल या ऑर्बिट में जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। इसका मतलब एक बात तो श्योर है, जो फर्स्ट सेल का किसी अदर सेल के रेस्पेक्ट में जो एनर्जी गैप है उसके बराबर मैं एनर्जी दे दूंगा तो ये बताओ बच्चों ऊपर वाली सेल या ऑर्बिट में ट्रांसफर होगा नहीं होगा? होगा। और लोअर से हायर ऑर्बिट में ट्रांसफर होना, इसी को तो क्या बोलते हैं? एक्साइट होना, एक्साइटेड स्टेट में आना। यस और नो? क्लियर है? तो बच्चों देखो यहाँ पर मैं पॉइंट क्या लिख रहा हूं, अब समझते जाना अच्छे से। अगर मैं ये लिखूं इफ इक्वल टू 10.2 इक्वल टू 12.09 इक्वल टू 12.75 इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी फोटोन इज गिवन, यानी इतनी एनर्जी का फोटोन दे, इनमें से कोई सा भी। बच्चों देखो मैंने एनर्जी गैप लिखा है, चार अलग अलग पॉइंट लिखाने के बजाय मैंने चारों को एक साथ लिख दिया। क्या? चाहे आप इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी का फोटोन दो, ठीक है, या फिर 12.09 एनर्जी का फोटोन दो, या 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन दो, या 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन दो। अगर आप इतनी एनर्जी का फोटोन दोगे तो ये बताओ इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा नहीं होगा? होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन दोगे, कहने का मतलब है इतनी एनर्जी आप दोगे। बात समझ में आई क्या? फोटोन का मतलब ही क्या होता है? एनर्जी बंडल। बात समझ में आई क्या? एक ऐसा एनर्जी बंडल यानी ऐसा पार्टिकल जो अपनी एनर्जी कोलिजन करते ही दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर कर देगा, यानी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। समझ में आ गया? अगर मैं 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन देता हूं तो क्या होगा? फोटोन इससे कोलिजन करते ही अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास थी, इतनी और आ जाएगी। टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? -3.4, तो सेकंड में आ जाएगा। क्लियर है? अगर 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन दूंगा तो सीधा किस में आ जाएगा? थर्ड में आ जाएगा। 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन दूं तो सीधा फोर्थ में आ जाएगा। और डायरेक्टली 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन दे दूंगा तो कहां आ जाएगा? इनफाइनाइट सेल या ऑर्बिट में आ जाएगा। अरे फर्स्ट से चाहे किसी में आए, सेकंड में आए, थर्ड में आए, फोर्थ में आए, किसी में आए, एक्साइट तो होगा नहीं होगा? होगा बच्चों। तो मैंने क्या कहा, इतनी मैंने चार पॉइंट अलग अलग लिखाने के बजाय एक साथ मैंने लिख दिया कि सभी का रिजल्ट सेम होगा। यस और नो? तो इतनी एनर्जी का फोटोन दे तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन विल एक्साइट। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक्साइट होगा बेटा। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है? अब बच्चों देखो मेरा क्वेश्चन, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो हर कोई बता देगा, लेकिन अब आपसे गलती देखो कहां करवाएगा बच्चों। अगला पॉइंट मेरा क्या है? इफ लेस देन 10.2, मैंने क्या कहा? 10.2 से कम। क्लियर है? या फिर क्या बोलूं? ग्रेटर देन 10.2, या फिर लेस देन 12.09, या फिर ग्रेटर देन 12.09, या फिर क्या बोलूंगा? लेस देन 12.75, या फिर ग्रेटर देन 12.75, या फिर ग्रेटर देन लेस देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी फोटोन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी फोटोन इज गिवन। तो क्या होगा? अब क्या रिजल्ट आएगा? ध्यान रखना, पहला केस तो हर कोई बताता है। अब मैंने लिखा क्या है? मेरा कहने का मतलब क्या, बच्चे के दिमाग में अगर आए कि सर, इधर ध्यान दो,
अगर सपोज करो 10.2 से कम, ये सिंबल समझते हो ना, इससे कम एनर्जी का फोटोन दे। कैसे बेटा? सपोज करो, देखो सपोज करो हमें पता फर्स्ट से सेकंड में आने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए? 10.2 के बराबर चाहिए। यस और नो? अरे यहां से यहां तक आने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 10.2। मैं मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे रहा हूं, तो बच्चा क्या कहेगा? सर यहां से यहां तक पहुंचने के लिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए थी। अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दूंगा तो समथिंग यहां आ जाएगा। अरे समथिंग हमें पता सेकंड से कुछ पहले होगा, नहीं होगा? जबकि हमें पता है दो सेल के बीच में इलेक्ट्रॉन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता बेटा। इसका मतलब 10.2 से कम होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक्साइट होगा क्या? नहीं बच्चों, इलेक्ट्रॉन या तो सेल के अंदर ही होगा, क्या होगा, लेकिन सेल के बीच में कभी नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि आगे अपन पढ़ेंगे सेल का वो एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन अब्सेंट होता है उसे नोडल प्लेन कहते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? तो ये खास का ध्यान रखना। तो मैंने क्या बोला है, अगर 10.2 से कम है तो इलेक्ट्रॉन समथिंग फर्स्ट या सेकंड के बीच में होगा, और ऐसी कंडीशन पॉसिबल नहीं है बेटा। क्लियर है? फिर बच्चा कहेगा सर आपने लिखा है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सर ये कैसे पॉसिबल है? प्रैक्टिकली करके देख लो। सपोज करो मैंने एनर्जी दे दी है 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे कितनी एनर्जी दे रहा हूं? 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है यहां तक पहुंचने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी चाहिए थी? 10.2। यहां तक पहुंचने के लिए कितनी चाहिए? 12.09। मैंने कितनी दी है? 11। समथिंग यहां होगा या नहीं होगा? यस और नो? इसका मतलब सेकंड थर्ड के बीच के पोजीशन पर होगा। ये बताओ बीच के पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन आ सकता है क्या? नहीं आ सकता बच्चों। अब बच्चे के दिमाग में क्या है? देखो बच्चों, बच्चा दिमाग क्या लगाए? सर अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन आप दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉन को सेकंड में पहुंचने के लिए 10.2 चाहिए, तो 10.2 ये गेन कर लेगा और बाकी क्या होगा? फोटोन के खुद के पास रह जाएगी। अरे बच्चा दिमाग तो लगा सकता है ना। मैंने क्या बोला कि सर आपने 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन दिया है, तो इलेक्ट्रॉन को सेकंड में पहुंचने के लिए 10.2 चाहिए, तो क्या होगा? 10.2 तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और बाकी 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन के पास रिमेनिंग रह जाएगी। नहीं बेटा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखना, फोटोन क्या है? एनर्जी बंडल है। ठीक है, एनर्जी बंडल का मतलब क्या है? या तो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी एक साथ देगा, बंडल का मतलब ही होता है बेटा एक साथ। आ गया समझ में? क्लियर है? अरे अपन बोलते हैं ना बीड़ी का बंडल दो, ठीक है, समझते हो ना? दादा दादी नाना नानी को देखा होगा बेटा, बंडल दो। बंडल का मतलब ये बोलते हैं कि 4 अलग अलग बीड़ी दो या 10 अलग अलग बीड़ी दो। बंडल दो मतलब 15-20 बीड़ी एक साथ दे दो। मेरा कहने का मतलब क्या? समझ में आ गया? बंडल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या? एनर्जी ग्रुप है बेटा। ठीक है, एनर्जी का ऐसा बंडल है जो सारा या तो क्या होगा? एक साथ यूज होगा, अदरवाइज यूज ही नहीं होगा। समथिंग समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है? तो मेरा कहने का मतलब क्या है? अगर आप 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन दे रहे हो तो या तो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सारी सारी यूज होगी, अदरवाइज आधी दूरी यूज नहीं होगी। बच्चों समझ में आ गया? तो बच्चा दिमाग लगाए, सर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे हो तो क्या होगा? 10.2 तो यहां तक काम आ जाएगी और बाकी फोटोन अपने पास रख लेगा। नहीं बेटा, फोटोन या तो सारी सारी एनर्जी देगा या फिर देगा ही नहीं। क्लियर है? ठीक है, तो इसका मतलब 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूंगा तो इन दोनों के बीच में आ सकता है क्या? नहीं। समझ में आ गया? यस और नो? फिर बच्चा कहेगा सर आपने आगे क्या लिखा है? 12.09 से कम। ये 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों कंडीशन आगे, इससे ज्यादा है इससे कम। समझ में आ गया? आगे मैंने क्या लिखा है? 12.09 से ज्यादा और इससे कम। क्लियर? सपोज करो मैंने दे दी 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों देखो 12.75 ये मैंने दे दी 12.5, मैंने ये दे दी। इसका मतलब 12.09 होता तो यहां आ जाता। यस और नो? और 12.75 के बराबर एनर्जी देता तो यहां आ जाता, लेकिन मैंने कितनी दी है? 12.5। इसका मतलब समथिंग इन दोनों के बीच में आएगा। इन दोनों के बीच में पॉसिबल है क्या? नहीं बेटा। यस और नो? तो मेरा कहने का मतलब क्या बच्चों? फिर अगला पॉइंट मैंने क्या लिखा है? 12.75 से ज्यादा लेकिन 13.6 से कम हो, यानी इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन हो सकता है क्या? नहीं बेटा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्साइट कब होगा? जब जो एनर्जी गैप होता है उसके बराबर एनर्जी का अगर आप फोटोन दे रहे हो तब तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। अगर उससे कम या उससे ज्यादा, किससे कम या ज्यादा? एनर्जी गैप। एनर्जी गैप जो है बेटा अलग अलग सेल या ऑर्बिट के बीच में, एनर्जी गैप के बराबर जो एनर्जी है उसके बराबर आप एनर्जी दे दोगे तब तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकता है, सेकंड थर्ड फोर्थ में जा सकता है, डिपेंड करेगा कौन से एनर्जी गैप के बराबर आप एनर्जी दे रहे हो। क्लियर है? लेकिन एनर्जी गैप से कम या ज्यादा एनर्जी आप दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होगा। समझ में आ गया? यस और नो? तो आपका आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विल नॉट एक्साइट। इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होगा। समझ में आ गया? यस और नो? सीधा आपसे टिक लगाने वाला क्वेश्चन पूछेगा, इतनी एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा या नहीं होगा? बच्चा कहेगा यस और नो, लेकिन किस बेसिस पे देना है? समझ में आ गया?
एग्जैक्ट एनर्जी गैप पता होना चाहिए, यानी अलग अलग सेल का जो एनर्जी गैप होता है फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, अगर उसके बराबर एनर्जी का फोटोन दे रहे हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होगा। समझ में आ गया, क्लियर है। और ये भी हम किसके लिए लिख रहे हैं बेटा, हाइड्रोजन एटम के लिए ही लिख रहे हैं बच्चों, क्योंकि अपना स्टैंडर्ड केस वही है, 4 हाइड्रोजन एटम। समझ में आ गया, यस और नो? अरे मैंने क्या बोला, समझ में आ गया, क्लियर है? नोट करो बेटा, फटाफट छाप दो। बिल्कुल बेटा बताएंगे प्रिंस, ऑर्बिट के बीच में नहीं आ सकता तो एनर्जी लेकर कहाँ जाएगा, बिल्कुल बताएंगे। नोट करो फटाफट, ये आगे बढ़ते हैं फिर बताते हैं। चलिए, हाँ बेटा कर लिए क्या? चलो बेटा, तो देखो अपन ने क्या कहा, कैसे कहा, समझना इस चीज को बच्चों। देखो क्या बोला, नोट कर लिया ना? चलो, प्रिंस का क्या क्वेश्चन था, सर अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के बीच में नहीं आ सकता तो एनर्जी लेकर वो कहाँ चला जाएगा? अपन ने क्या बोला बेटा, विल नॉट एक्साइट। समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन विल नॉट एक्साइट। मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन तभी एनर्जी गेन करेगा जब एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी हो, अदरवाइज वो गेन ही नहीं करेगा, यानी एक्साइट ही नहीं होगा। समझ में आ गया, अगर फिक्स एनर्जी गैप के इक्वल एनर्जी मिल रही है तो ही वो क्या होगा, एनर्जी गेन करेगा, यानी हायर ऑर्बिट में जाएगा, यानी एक्साइट होगा, अदरवाइज वो हायर ऑर्बिट में जंप ही नहीं करेगा, एक्साइट ही नहीं होगा, जहां है वहीं पर रहेगा। समझ में आ गया, यस और नो? तो क्या कहा,
अगर एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी है तो ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके क्या करेगा, अपर हायर ऑर्बिट में जाएगा यानी एक्साइट होगा। अगर एनर्जी गैप से कम या ज्यादा एनर्जी है तो दो सेल या ऑर्बिट के बीच में इलेक्ट्रॉन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, उसे बोलते हैं नोडल प्लेन। वो अपन आगे पढ़ेंगे बेटा, समझ में आ गया। नोड वगैरह आगे आएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जीरो होती है यानी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं होता, समझ में आ गया। तो फिक्स एनर्जी गैप के इक्वल एनर्जी है तो ही एनर्जी गेन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा बेटा। यहां तक समझ में आ गया, यस और नो। इस कॉन्सेप्ट को अपन नेक्स्ट लेक्चर में और कंटिन्यू करेंगे बेटा, ठीक है। फिर उस एनर्जी का क्या होगा, मैंने क्या कहा, एनर्जी का क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन की टेंशन नहीं है, फोटोन के पास ही रहेगी, समझ में आ गया। मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करेगा, चाहे उस एनर्जी का लॉस हो जाए, चाहे फोटोन के पास ही रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को गेन नहीं करेगा। क्योंकि अगर कम या ज्यादा एनर्जी है तो क्या करेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन अगर क्या होगा, सेल या ऑर्बिट के बीच में चला जाएगा, जबकि सेल या ऑर्बिट के बीच में तो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस एनर्जी का लॉस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन उसे गेन करके दो सेल के बीच में नहीं जा सकता, समझ में आ गया, यस और नो, यस और नो। अरे बात समझ में आ गई। मैंने क्या कहा सर, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके वापस जल्दी से एनर्जी लॉस कर देता है, ऐसा क्यों, ऐसा हर बार पॉसिबल हो, कोई जरूरी नहीं है बेटा। तुमने जो कंडीशन पहले पूछी थी उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं। अगर डेफिनिट एनर्जी के बराबर, मैंने क्या कहा, डेफिनिट एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी है तो आसानी से लॉस नहीं करेगा, किसी अदर सेल में चला जाएगा और सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है, यानी उसकी पोजीशन स्टेबल होती है, समझ में आ गया। लेकिन एनर्जी गैप से कम या ज्यादा अगर एनर्जी है तो या तो गेन नहीं करेगा या गेन करके हाथों हाथ लॉस कर देगा, जहां पर है वहां पर वापस चला जाएगा, समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर है, यस और नो, यस और नो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एग्जैक्ट एनर्जी गैप के बराबर है तो ही क्या होगा, उस एनर्जी को गेन करके अदर ऑर्बिट में जंप करेगा और वहां पर स्टेबल रहेगा, एग्जिस्ट कर सकता है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। क्लियर है बेटा। इस कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट लेक्चर में और कंटिन्यू करके डिस्कस करेंगे बेटा, यहां तक अच्छे से रिवाइज करना, क्लियर। बाकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। जस्ट 1 मिनट बाद आपकी इनऑर्गेनिक क्लास स्टार्ट होगी बेटा, बाय।